नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। ईवीएम को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को लगातार घेर रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी की 5 सीटों में प्रचंड जीत के बाद से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जो विपक्ष ईवीएम पर हाय तौबा मचाते थे वो इस बार मौन साधे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पलटवार करते हुए कहा कि क्या हम मान सकते हैं कि 241 सीटें बीजेपी को बिना किसी षड्यंत्र के मिली होंगी और इसका जवाब मुख्यमंत्री धामी को देना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने से उत्तराखंड का महिला अपराध में 9 हिमालयी राज्यों में पहले स्थान पर आना माफ नहीं किया जा सकता। देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इस बार विपक्ष के हमारे साथी वो ईवीएम की बात नहीं कर रहे हैं। जो हर बार ईवीएम पर हाय तौबा मचाते थे, इस बार आश्चर्य की बात है कि मौन साधे हुए। मान सकते हैं कि 241 सीटें बीजेपी की बिना किसी चीज के आ गई। इस बात का जवाब देना चाहिए हमारे धामी साहब को। और इन चीजों से जीतने से मणिपुर के अपराध माफ नहीं हो जाएंगे। जीतने से महिला अपराध में 9 हिमालय राज्य में उत्तराखंड का पहले नंबर पर आना माफ नहीं किया जा सकता। जीतने से ये साबित नहीं होता कि केदारनाथ में सोने की चोरी की आपने जांच क्यों नहीं बैठाई। जीतने से साबित नहीं होता कि जोशीमठ की बर्बादी के आप उत्तरदायी नहीं है जोशीमठ। और जीतने से ये भी तय नहीं होता कि आपने SSC भर्ती घोटाले के बाद युवाओं पर लाठीचार्ज कराया। राजकीय पॉलिटेक्निक पिथुवाला में रोजगार मेले का आयोजन किया गया और आपको बता दें कि इस मेले में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस कार्यक्रम में लगभग 58 कंपनी छात्र और छात्राओं को हायर करने के लिए पहुंची और अभी तक राजकीय पॉलिटेक्निक से लगभग 7,000 बच्चों का प्लेसमेंट भी हो चुका है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने मामले में बताया कि 46% बच्चे इस साल प्लेस हो चुके हैं और 403 बच्चे ऐसे भी हैं जिनको रोजगार अभी तक नहीं मिला है। तो देहरादून की ये तस्वीरें और रोजगार मेले की ये तस्वीरें हैं जहां पर 58 कंपनियां लगभग पहुंची और बच्चों को प्लेसमेंट देने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए यहां पर ये कंपनियां पहुंची है। दरअसल राजकीय पॉलिटेक्निक पिथुवाला में ये रोजगार मेले का आयोजन किया गया था और इस मेले में आप देख सकते हैं किस तरीके से सैकड़ों की संख्या में जो है छात्र पहुंचे हैं। पॉलिटेक्निक छात्र भी यहाँ पर आपको दिख जाएंगे और भी जो है छात्र यहाँ पर नौकरी पाने के लिए पहुंचे हैं। और ऐसे में बताया जा रहा है कि 58 कंपनियां ऐसी थी जो यहाँ पर खुद पहुंची थी बच्चों का चयन करने के लिए और अभी तक 7,000 बच्चों का ऑलरेडी प्लेसमेंट हो भी चुका है, यानी वो रोजगार पा चुके हैं इन रोजगार मेलों के माध्यम से। और हरिद्वार लोकसभा सीट का नेतृत्व पहले उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री कर रहे थे, वहीं इस बार फिर से एक पूर्व मुख्यमंत्री ही हरिद्वार सीट का नेतृत्व करने वाला है। आपको बता दें कि पिछले 10 साल से इस सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने नेतृत्व किया है। तो अब पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार सीट के नए सांसद चुने गए हैं। इस बात पर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि 10 साल का कार्यकाल हमारा बहुत अच्छा रहा है और बीजेपी ने मजबूती के साथ उस सीट पर काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी लोग ये पहले से जानते थे कि हरिद्वार सीट बीजेपी का गढ़ है, तो इस बार भी जीत बीजेपी की ही हुई है। हम लोगों की व्यक्तिगत पारी कभी नहीं होती है। पार्टी जिसको जो आदेश देती है वो उस काम को करता है। मुझे इस बात की खुशी है कि हरिद्वार लोकसभा जब मैं चुनाव लड़ा था 2014 में, तब हम उसको 2.5 लाख मतों से हारे हुए थे और उस समय हम 1,85,000 मतों से जीते हारी हुई सीट को और दोबारा तो लगभग 3.25 लाख मतों से जीते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि 10 साल का कार्यकाल हमारा बहुत अच्छा रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मजबूती से वहां पर काम किया है, गवर्नमेंट ने काम किया है और अब उस सीट से इस समय त्रिवेंद्र रावत जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो भी लाखों मतों से जीत के आ रहे हैं
तो हमारे लिए खुशी का विषय है और इसलिए अच्छा है। मुझे लगता है 5 की 5 सीटें हम उत्तराखंड की जीत दर्ज की है। और लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद से जहां उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर तीसरी बार बीजेपी के सभी उम्मीदवारों की जीत होने के बाद से उत्तराखंड में बीजेपी कार्यकर्ता और नेता उत्साहित दिखाई दिए, तो वहीं नैनीताल लोकसभा सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी रहे अजय भट्ट लगातार दूसरी बार अपने प्रतिद्वंदी से 3 लाख से ज्यादा मतों से जीतकर अपने बीजेपी नेताओं के द्वारा लोकसभा सहित उत्तराखंड की जनता का धन्यवाद देते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी देवभूमि है, उसके माननीय हमारे युवा धाकड़धामी मुख्यमंत्री जी ने और उनके नेतृत्व पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने इस उत्तराखंड के जनमानस को अपने साथ जोड़ते हुए, हालांकि यहाँ का जनमानस भारतीय जनता पार्टी के साथ ही है, 5 की 5 सीटों में जीत हासिल की है। हम नैनीताल लोकसभा में हैं, यहाँ लगभग 3,35,000 से जीते हैं और पूरे प्रदेश की सीटें अधिकांश ऐसी हैं जो 1.5 लाख 2 लाख के अंतर से हमने जीती है। और ये मोदी जी के प्रति और यहाँ के मुख्यमंत्री धामी जी के प्रति और संगठन के हमारे अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी के जो कुशल नेतृत्व है, उस नेतृत्व में इस बड़ी जीत को हमने पाया और उसमें कार्यकर्ताओं का सहयोग है। इसके लिए हम हमारी स्थानीय जनता का और यहाँ के नेतृत्व का धन्यवाद और आभार व्यक्त। बिल्कुल, उत्तराखंड बीजेपी के साथ है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है, यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के साथ है और यह साबित हुआ है। अजय भट्ट जी पुनः लगभग 3,35,000 मतों से विजयी हुए हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी वो जो हम कहते थे केवल चुनावी पर्यटन पर आते हैं और वो आए और चले गए, फिर उनको ढूंढना पड़ेगा। इसलिए एक बात बहुत स्पष्ट रूप से उत्तराखंड का जो मन है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और मैं सभी को बधाई देना चाहता हूँ, सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस हमारी सीट पर और उत्तराखंड की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जिताया है, हमारे नेताओं को चुना है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और जो तीसरी आर्थिक शक्ति भारत बनने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इसलिए दृढ़ संकल्प है। और नैनीताल लोकसभा सीट पर हार के बाद से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी का बयान सामने आया है। उन्होंने अपनी हार स्वीकार करते हुए जनता का आभार जताया है और इसी के साथ ही उन्होंने कहा है कि वो जनता के फैसले का सम्मान करते हैं और भविष्य में और मजबूत रणनीति बना करके जनता के बीच जाकर वो पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। तमाम सभी कार्यकर्ताओं ने, हमारे पार्टी के नेताओं ने, सबने अच्छी मेहनत करी। पर ठीक है, जनता का एक आदेश है, जनता का निर्णय है, उन्होंने अपने विवेक से वोट दिए और जो भी कमी रह गई होगी जनता से हम बात करेंगे, दोबारा संवाद लगातार रखेंगे, जनता के बीच जाएंगे, जनता के मुद्दों को, जो हमारे विजन कांग्रेस पार्टी के विजन थे वो देश के मेरे व्यक्तिगत क्षेत्र मुद्दों को लेकर हम फिर से जाएंगे जनता के बीच, उन्हें समझाएंगे। तो और जिन मुद्दों पर हम बात कर रहे थे उन मुद्दों पर संघर्ष भी करेंगे और जो कमी रहेगी उसको संघर्ष करेंगे। और चारधाम यात्रा में अव्यवस्था को लेकर के सरकार और सिस्टम पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि ने कहा है कि जिस तरह से चारधाम यात्रा में जो अव्यवस्थाएं फैली हैं, इसको लेकर के देश में उत्तराखंड के लिए गलत संदेश जा रहा है। हजारों की संख्या में यात्री आ रहे हैं लेकिन उनके लिए सरकार और सिस्टम द्वारा किसी तरह की व्यवस्था नहीं की गई, जिसके चलते लोगों को खुले आसमान के नीचे रहना पड़ रहा है। यहां तक कि लोगों को खाने पीने की भी परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा की जिन अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई, क्या सरकार ने उन अधिकारियों से कभी रिपोर्ट मांगी? चारधाम यात्रा की जिन अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई, क्या वो अधिकारी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं? उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा के नाम पर अधिकारी केवल खानापूर्ति कर रहे हैं और व्यवस्थाओं के नाम पर पूरे देश दुनिया में उत्तराखंड को कलंकित करने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जो है सरकार दावा करती है कि उसने पूरी तैयारी कर ली। यदि सरकार ने तैयारी कर ली है तो इस तरीके की परेशानियां चारधाम यात्रा में नहीं आनी चाहिए। जो बड़ा कटु अनुभव लेकर हमारे जो यात्री हैं, जो तीर्थ यात्री जो यहाँ पहुंचते हैं चारों धाम की यात्रा करने के लिए,
और वो एक हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र के लोग हैं उनको एक पूरे वर्ष का एक आय का साधन बनाकर देकर जाते हैं और उससे उनकी रोजी रोटी जो है सुचारू रूप से चलती है। जो लोग वहां पर दुकानदारी करते हैं या जो लोग वहां पर मैं कहता हूं स्टॉल्स लगाते हैं, ठेले लगाते हैं, होम स्टे लगाते हैं, सभी का जीवन यापन इस तीर्थ यात्रा पर निर्भर करता है। लेकिन सरकार को ये आज पहली बार नहीं है, सरकार कभी इस पे जो है सरकार को चेतने में बड़ी परेशानी होती है। सरकार किसी भी तरीके से सही प्रबंध कभी नहीं करती, कोई सही इंतजाम नहीं करती है। डॉक्टरों की कमी रहती है, एम्बुलेंस की कमी रहती है। आपने देखा कि अभी तो यात्रा शुरू हुए बहुत ही कम समय हुआ है और लगभग मैं समझता हूं जो आंकड़ा है वो आधिकारिक रूप से भी 15 के आसपास, 16 के आसपास बताते हैं, लेकिन उससे कहीं अधिक होगा, मेरा ऐसा मानना है। मानसून सीजन में जल भराव से निपटना इस बार भी हरिद्वार जिला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगा। वहीं जिला प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने मानसून सीजन की तैयारी को लेकर के समीक्षा बैठक की है। आपको बता दें कि सीसीआर भवन में आयोजित मीटिंग में जिला प्रशासन और तमाम विभागीय अधिकारी जो थे वो मौजूद रहे। इस दौरान सतपाल महाराज ने अधिकारियों से पिछले साल बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुए सड़कों और पुलों की मरम्मत को लेकर के रिपोर्ट मांगी है और साथ ही अधिकारियों को ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि बीते साल मानसून सीजन में हरिद्वार में बारिश ने शहर से लेकर के देहात तक कहर बरपाया था। मध्य हरिद्वार क्षेत्र में जहां भारी जलभराव से बाजारों में बड़ा नुकसान हुआ था, तो वहीं ग्रामीण इलाकों में बाढ़ आ जाने से हजारों लोग प्रभावित हुए थे। आज मॉनसून को लेकर के ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई है और हमने हरिद्वार के लिए भगत सिंह चौक के लिए योजना बनाई है और हड़वा नाले के लिए भी योजना बनाई है, जिसको हम प्रायोरिटी पे काम कराएंगे ताकि वाटर लॉगिंग ना हो, पानी ना भरे और सबको इसके लिए निजात मिले। और इसके साथ साथ बाढ़ नियंत्रण कक्ष जो है 15 जून 2024 तक जो है बना दिए जाएंगे, जो 24/7 क्रियाशील रहेंगे। इसके साथ साथ हमने 113 संख्या की बाढ़ चौकियां 15 जून से पहले स्थापित कर ली जाएंगी। और ये भी मैं बताना चाहूंगा कि केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष जो हमारा देहरादून में स्थापित होगा, जिसका कि दूरभाष नंबर 9259144882 ये नंबर है, तो कोई भी सूचना कोई देना चाहे वो इसमें दे सकता है। ये नियंत्रण कक्ष जो है पूरा कंट्रोल करता रहेगा। हम चाहते हैं कि मानसून से पहले हमारी सारी तैयारियां हो जाएं। जो नाले अवरुद्ध हो गए हैं, जहां सेडिमेंट्स आ गए हैं, रेत आ गया है, उनको सफाई कर ली जाए, जेसीबी के जरिए उनकी सफाई की जाएगी ताकि पानी की निकासी हो सके और जल भराव ना हो। इसके लिए बड़ी महत्वपूर्ण बैठक की गई है और माननीय मुख्यमंत्री जी धामी जी ने भी मुझे कहा कि आप इस बैठक को करिए और जो भी पैसा सैंक्शन करना होगा वो हमारी सरकार करेगी ताकि इस मॉनसून का सुचारू रूप से जो है समाधान हो। धन्यवाद। पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ समीर सिन्हा ने प्लास्टिक कचरे की गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि गोविंद राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव विहार के केदार कांठा और हरकीदून से 2500 किलो प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा किया गया। साथ ही आपको यह भी बता दें कि इस वेस्ट को रिसाइकलिंग के लिए भेजा गया है। पहाड़ों में ठोस अपशिष्ट यानी सॉलिड वेस्ट के मैनेजमेंट की चुनौती हमारे लिए बहुत बड़ी है। विशेष रूप से प्रदेश के जो संरक्षित क्षेत्र हैं, जहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, वहाँ ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन एक बहुत बड़ी चुनौती है और इसमें वेस्ट वॉरियर्स द्वारा ये जो काम किया जा रहा है वो निश्चित रूप से बहुत ही प्रशंसनीय है। मुझे बेहद खुशी है कि आज गोविंद राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव विहार से लगभग 2.5 टन प्लास्टिक वेस्ट एकत्रित करके देहरादून लाया गया है, जहां पर इसकी ग्रेडिंग करके उसके बाद इसको रिसाइकलिंग के लिए आगे भेजा जा रहा है। और उत्तरकाशी के सिल्ला कुचकल्याण सहस्त्रताल ट्रैक पर फंसे पर्यटकों को खोज एवं बचाव के लिए संचालित अभियान आज संपन्न हो गया है और इस रेस्क्यू अभियान में
13 ट्रैकर्स को गत दिवस सुरक्षित निकाल लिया गया था। आज दूसरे दिन अभियान की शुरुआत करते हुए वायुसेना के 2 चीता हेलीकॉप्टर्स के जरिए घटनास्थल से 4 शवों को निकाल करके नटीण हेलीपैड लाया गया। हादसे में घटनास्थल में सुरक्षित निकाले गए 8 लोगों को गत दिवस जो है देहरादून भेजा जा चुका है, जबकि यहां रुके 5 अन्य ट्रैकरों को जो है आज देहरादून भेजा जा रहा है। मतलब 4 शाम तक हो गया मैसेज भेजने में, फिर भी 5th सुबह सुबह काम बहुत बढ़िया से शुरू हुआ। वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी विद द हेल्प एंड अरेंजमेंट्स प्रोवाइडेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन हियर। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू देम, विल बी थैंकफुल टू देम फॉर एवर। गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने तो हमें इतना हेल्प किया, टाइमली एसडीआरएफ को भेजा और बेस कैंप से हमें निकाला। फिर इंसिडेंट एरिया पे भी बहुत बार गए, लेके आए। प्लान बी तक सोचा था सुरेश जी ने। हम इसके लिए तो हमेशा ऋणी रहेंगे। अब हमारे लिए रहने के लिए भी जगह किया, खाना सब प्रोवाइड किया। इससे बड़ा कोई क्या कर सकते हैं। और इस्पात के क्षेत्र में अग्रणी उत्तराखंड राज्य की प्रमुख औद्योगिक इकाई काशी विश्वनाथ स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड की गतिविधियां मात्र व्यापारिक क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समाज सेवा को सर्वोपरि मानते हुए चिकित्सा, शिक्षा, क्रीड़ा, पर्यावरण संरक्षण और धार्मिक प्रचार प्रसार के लिए साल भर अनेक योजनाएं चलाई जाती हैं। वह विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केवीएस प्रीमियर ग्रुप की तरफ से केवीएस परिसर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया और पर्यावरण जागरूकता हेतु 8 टीमों का गठन भी यहां पर किया गया। मैं चाहूँगा कि बहुत अच्छा प्रयास है और ये प्रयास अन्य इकाइयों के लिए, हमारे लिए भी, सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो हम जहाँ अपने बहुत मेहनत से और छोटे छोटे जो कर्मचारी हैं उनको भी इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। एक सामान्य से नियम है, अगर हमें कुछ बेहतर करना है, कुछ नया करना है, तो हमें समय से आगे बढ़कर कुछ करना ही चाहिए। तो इसलिए निश्चित रूप से नए नए प्रयास, नई नई सोच की बात हम करते ही रहते हैं और हमें पसंद है इस बात की कि हमारे उद्योग में जितने हमारे साथी हैं वो सभी उसमें रुचि भी लेते हैं। अगर वो रुचि नहीं लेंगे तो हमारे प्रयासों को लाभ नहीं होगा। जहाँ तक बात पर्यावरण की है, पर्यावरण संरक्षण की है, तो वर्तमान में शायद इससे महत्वपूर्ण कोई दूसरा कार्य हमारे पास में नहीं है, चाहे वो उद्यमी हो, चाहे व्यवसायी हो, चाहे पर्यटक हो, युवा हो, वृद्ध हो। क्योंकि हमें अगर अपने आने वाले भविष्य को, आने वाले कल को सुरक्षित रखना है तो आज पर्यावरण के क्षेत्र में हमें हर संभव प्रयास करने ही होंगे, निजी स्तर पर करने होंगे। और हल्द्वानी में ट्राई क्लब द्वारा 21 जून को रेन रन सेकंड एडिशन हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। आयोजनकर्ताओं ने मैराथन के संबंध में पत्रकार वार्ता कराते हुए बताया कि ट्राई क्लब पिछले वर्ष की तरह ही इस वर्ष भी हाफ मैराथन का आयोजन कर रहा है, जिसमें रेन रन 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर होगी, जिसमें करीब 500 लोग प्रतिभाग करेंगे और एक एंट्री फीस के माध्यम से इस दौड़ में प्रतिभाग किया जा सकता है। वहीं रेस के बाद से पर्यावरण संरक्षण को लेकर के इस मैराथन में प्रतिभाग करने वाले सभी प्रतिभागियों से वृक्षारोपण भी कराया जाएगा। ये हमारा सेकेंड एडिशन होने जा रहा है रेन रन का। पिछले साल हमारा फर्स्ट एडिशन हुआ था जो काफी सक्सेसफुल रहा था, तो इस साल हमारा सेकेंड एडिशन हो रहा है जिसमें काफी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पिछले साल 250 से 300 लोग थे, तो इस साल हमारा टारगेट है 400 to 500 लोगों का। तो हल्द्वानी में फिटनेस को लेकर काफी प्रमोशन हम करते हैं, काफी प्रमोट लोगों को करते हैं और लोग काफी एक्साइटेड रहते हैं हमारे क्लब को ज्वाइन करने के लिए। हर दिन हमारे क्लब में नए मेंबर्स जुड़ते हैं। हर संडे हमारे क्लब में रन होती है या कोई भी अदर एक्टिविटी होती है, तो लोग काफी एक्साइटेड रहते हैं चीजों को लेकर। तो हमारा इनिशिएटिव यही है कि हम आने वाले टाइम में अपने क्लब को ग्रो करें, जो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। सो यही हमारा इनिशिएटिव है। मेरा नाम प्रियंका माचला है। देखिए, जैसा कि है, एक संभवता होती है किसी भी चीज को कराने के लिए, एक उसके लिए हमने प्रण लिया है कि हम लोग इस प्रकार की जो भूमिका रचने जा रहे हैं कि हम लोगों को सभी से प्रण कराएंगे। तो देखिए,
हर हद तक तो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन जितने जहां तक हद तक हमें पॉसिबल है कि हम उनका संरक्षण करेंगे। और हमारे क्लब के सदस्य हैं खुद ही मोटिवेटेड रहते हैं, जो लोग स्पोर्ट्समैन रहते हैं बेसिकली वो खुद ही इतना ज्यादा इंस्पायरिंग रहते हैं, सारी चीजों को लेकर डेडिकेटेड रहते हैं। तो सभी लोग अपनी जिम्मेदारी वहां पर लेंगे, क्योंकि सुबह उठना और एकदम भाग या दौड़ कर आना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता। अगर इतना ही अगर मन से मजबूत जब कोई होता है तो वो इस प्रकार की भूमिकाओं के लिए भी बिल्कुल रेडी रहेगा। तो हम वहाँ पर उनसे दृढ़ निश्चय भी कराएंगे कि वो लोग इस प्रकार की शपथ लें कि एक ही पेड़ की जिम्मेदारी लेनी है हमने, तो वो जरूर इसकी जिम्मेदारी लेंगे। मेरा नाम संजय रावत। और उत्तराखंड के पर्वतीय अंचलों में सुहागिन महिलाएं जो हैं अपने पति की चिरायु के लिए वट सावृद्धि का व्रत रखती हैं और भगवान की पूजा अनुष्ठान कर अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। जिस तरह से सावित्री ने जो है यमराज से अपने पति पाने के लिए वरदान प्राप्त किए, उसी तरह जो है महिलाएं मंदिर या घर में समूहों में मिलकर के पूजा अर्चना करती हैं और विधिवत पूजा करती हैं। वहीं अल्मोड़ा में वट सावित्री व्रत का जो है पालन औरतें करती हुई दिखाई दी और इस दौरान जो है महिलाओं में उत्साह और धार्मिक रीति रिवाज के साथ इसको मनाती हुई दिखी। की पूजा की जाती है। आज ज्येष्ठ मासिक कृष्ण पक्ष से ग्रीष्म ऋतु को ये पर्व होता है। ये महिलाएं जो होती हैं अपन अखंड रूप व्रत के अपने पति की दीर्घायु के लिए फल की प्राप्ति करने के लिए सुबह से पूजा करती हैं और हर साल यहाँ पे नंदा देवी में यहाँ पे वट सावित्री की पूजा के लिए यहाँ पे महिलाएं दूर दूर से आती हैं। सुबह से यहाँ भक्तों की भीड़ लगी रहती है। और भारतवर्ष में वट सावित्री व्रत धूमधाम से मनाया जाता है और इसी के साथ ही जनपद चंपावत के टनकपुर में भी वट सावित्री व्रत की धूम देखने को मिली। सुबह से ही टनकपुर के मंदिरों में लगे बरगद के वृक्ष के नीचे महिलाओं की भीड़ जुटने लगी और जहां सुहागिन महिलाओं ने विधिवत पूजा अर्चना कर बरगद के पेड़ों की परिक्रमा करते हुए अपने पति की लंबी उम्र की कामना की और परिवार के सुख शांति की कामना भी यहां पर करती हुई नजर आई। और इसी के साथ ही महिलाओं ने देवी सावित्री और पति सत्यवान की कथा को भी सुना। अपने पति की लंबी आयु के लिए जैसे सावित्री ने अपने पति के प्राण यमराज से लेके आई थी, वैसे ही हम उसकी पूजा करके उसी के जैसे उन्होंने ये सावित्री जब यमराज के पास गई थी अपने पति के प्राण लेके वापस आई थी, तो उसी के टाइम पे हमने जो है अपने पति के लिए व्रत रखे ताकि उनकी आयु जो है लंबी हो, इसलिए ये व्रत किया जाता है। ये जो है अमावस्या को किया जाता है और आज ही के दिन शनि त्रयोदशी भी है और इसी के बहुत अच्छा दिन है, इसलिए ये व्रत सारी महिलाएं करती हैं। साढ़े 7 श्रृंगार एवं 16 श्रृंगार के साथ बहुत उल्लास के साथ और क्या बोलते हैं बहुत श्रद्धा के साथ अपने पति की लंबी आयु की। खटिया में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर तराई पूर्वी वन विभाग के एसडीओ संचिता वर्मा के नेतृत्व में बरगद, आंवला, पीपल और फलदार पौधों का वृक्षारोपण किया गया। साथ ही पर्यावरण को शुद्ध, स्वच्छ, सुरक्षित और संरक्षित रखने का संकल्प भी लिया गया। वहीं एसडीओ वर्मा ने कहा कि वृक्षारोपण कार्यक्रम के माध्यम से वन विभाग ने पूरे प्रदेश को हरा भरा करने की मुहिम प्रदेश और केंद्र सरकार के दिशा निर्देशन में चलाई है। तमाम अफसरानों का, कर्मचारियों का शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने हमें इस लायक समझा और यहाँ बुलाया और ये जो महान कार्य उनके द्वारा यहाँ प्रारंभ किया गया है विभाग द्वारा, ये सराहनीय कार्य है। और हमारे प्रदेश के मुखिया का भी ये संकल्प है कि इस प्रदेश को बिल्कुल हरा भरा हमने बनाना है, तो उस कड़ी में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और हम सब लोग स्थानीय जनप्रतिनिधि आप लोगों के सहयोग में लगातार लगे हुए हैं और पर्यावरण को बचाने के लिए जरूरी है कि वृक्षों का रोपण हमेशा करते रहना चाहिए। समस्त सम्मानित सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मैं धन्यवाद घोषित करती हूँ कि आज हमारे इस कार्यक्रम से आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और मेरी मुझ से आप सभी लोगों को आज अंतर्राष्ट्रीय हमारा जो दिवस है उसमें हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आज हमारे कार्यक्रम का जो थीम भी है कि हम डेजर्टिफिकेशन को मरुस्थलीकरण को कैप्चर होते हैं, ये तभी संभव हो पाएगा जब हम अधिकाधिक पेड़ लगाएंगे, वृक्ष लगाएंगे। इसी को देखते हुए आज हमारे द्वारा एक छोटा सा कार्यक्रम यहाँ पर आज उपलक्ष्य में किया गया है, विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में किया गया है और हमें सभी लोगों ने प्रयास किया है कि हम अपने आप से स्वयं से शुरुआत करते हुए धीरे धीरे इस मुहिम को पूरे देश में फैलाएं और सभी विभागों का हमको इसमें सहयोग मिल रहा है
और इसी प्रकार से हम आगे भी इस प्रकार के कार्यक्रम करते हैं। देहरादून शहर को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए यातायात पुलिस ने यहां चंडीगढ़ की तर्ज पर चौराहों तिराहों पर लेफ्ट टर्न को फ्री रखने की व्यवस्था शुरू कर दी है। इसी के तहत डिवाइडर लगाकर सड़कों को 2 हिस्सों में बांटा गया है और एक हिस्सा उस सड़क के बाईं तरफ तो दूसरी सड़क पर मुड़ने के लिए होगा, जबकि दूसरा सीधे जाने वालों के लिए। वर्तमान में शहर के 15 चौराहों पर यह व्यवस्था लागू है और इसके लिए बाकायदा लेफ्ट 13 राइट अभियान चलाकर के वाहन चालकों को व्यवस्था में सहयोग के लिए जागरूक किया गया है। सख्ती के नाम पर कुछ वाहन चालकों के चालान भी काटे गए हैं, तो वहीं वाहन चालक इस व्यवस्था की परवाह किए बगैर लेफ्ट टर्न को बाधित कर खड़े हो जाते हैं। वहीं देहरादून के क्षेत्राधिकारी यातायात अर्जुन आर्य ने बताया कि पुलिस लगातार ड्रोन के माध्यम से भी चालान काट रही है। ये जो लेफ्ट टर्न फ्री का है, इसको हम ड्रोन से भी कार्रवाई करते हैं और इसके अलावा जैसे कई जगह पर लेफ्ट टर्न फ्री करने के लिए डिवाइडर बनाने की आवश्यकता थी, इस संबंध में हमने पत्राचार किया था संबंधित विभाग से। उसमें सकारात्मक एक परिणाम ये रहा कि हमें अभी कुछ दिन पहले ही उसके रिस्पॉन्स में एक जॉइंट इंस्पेक्शन किया गया है और करीब 9 से 10 जगह पे हम लोग अभी इसमें लेफ्ट टर्न फ्री करने के जो भी निर्माण किया जाना है वो करा रहे हैं। तो खबर उत्तराखंड देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।